पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। फरवरी के आखिरी हफ्ते यानी 24 से लेके 28 फरवरी 2025 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, अनाउंसमेंट हैं, उसके हवाले से डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। साथ साथ इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल मूवमेंट क्या रही उसको भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के फॉरेक्स के जो रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत का क्या रुझान रहा और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस क्या रही, ये भी डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, जो खबरें हैं, उनके हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितना आप बाखबर होकर अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन लेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स पे चलते हैं और न्यूज़ अपडेट्स में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड हों उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की जो पहली खबर है वो मारी इनर्जीज़ लिमिटेड, जो कि पहले मारी पेट्रोलियम कहलाती थी, इसके हवाले से है। और इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो एक बड़ी हौसला अफजा अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग वन ऑफ द जॉइंट वेंचर। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग IRH माइनिंग RSC लिमिटेड इन 2 एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज इन चागई बलूचिस्तान। अब जो इन्होंने ये जॉइंट वेंचर किया है इस IRH कंपनी के साथ माइनिंग से रिलेटेड, उस हवाले से जो डिटेल्स हैं उन्होंने शेयर की हैं कि मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पहले कहलाती थी मारी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मारी एनर्जीज़ की एक सब्सिडरी है, ये एक JV के अंदर गई है विद दिस कंपनी कॉल्ड IRH माइनिंग RSC लिमिटेड। और इस जॉइंट वेंचर के तहत बलूचिस्तान, ये जो इनका जॉइंट वेंचर है ये IRH माइनिंग प्लस जो बलूचिस्तान मिनरल रिसोर्स लिमिटेड है और साथ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान, यानी कि तीनों की जो साथ ये मुश्तरका एक जॉइंट वेंचर है। और इसके तहत 25% और लेस शेयर्स जो इंटरेस्ट होगा ये इनको मिलेगा इन 2 मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज, और फिर लाइसेंसेज की डिटेल भी दी है। और ये जो इनका JV होगा ये बलूचिस्तान में चागी में होगा। This acquisition aligns with our strategic objectives, making a key step in Mari Energy's broader efforts to diversify into near core sectors and contribute towards the enhancement of the growth and sustainability of Pakistan mineral sector. तो मिनरल्स के हवाले से, माइनिंग के हवाले से मारी मारी और इसकी जो सब्सिडरीज हैं ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के तहत काफ़ी अरसे से इस हवाले से मुस्बत खबरें शेयर करती आ रही हैं और बहुत सीरियसली कंपनी इस हवाले से अपने स्टेप्स को उठा रही है। और ये जो जॉइंट वेंचर है जिसमें इसका भी 25% के करीब स्टेक होगा, तो ये भी उसी सिलसिले में एक बड़ा मेजर माइलस्टोन है। बलूचिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं वो मिनरल्स के हवाले से बहुत रिच हैं, तो वहाँ पर इस हवाले से जितनी ज़्यादा ये अपनी जॉइंट वेंचर्स करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशंस करेंगे और जितना ज़्यादा उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आगे चलेंगे, उतना ज़्यादा पोटेंशियली ये उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो अगली खबर है वो फार्मा सेक्टर की कंपनी सिटी फार्मा लिमिटेड के हवाले से है। और सिटी फार्मा भी फार्मा सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो वक्तन फ़वक्तन बड़ी पॉजिटिव खबरें शेयर करती रहती है। और अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वो भी इनके जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है उसके हवाले से बड़ी हौसला अफजा है। और इन्होंने मेंशन किया है कि सिटी फार्मा हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट टू द मीना रीजन, यानी मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन जो है, जो कि एक बड़ा रीजन है, बड़ी मार्केट है, इसके अंदर इन्होंने पहली जो एक्सपोर्ट है उसको कामयाबी से तकमील तक पहुंचा लिया है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अवर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो इन्होंने इसकी डिटेल्स में बताया कि दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर वाज रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द FTA, जो ड्रग अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो इनको एक्रेडिटेशन मिली है, तो उसकी बेसिस पे है, क्योंकि FTA अप्रूव्ड होना या वहाँ से जो एक्रेडिटेशन मिलती है उसके बाद ही जो इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं उसमें जो कंपनीज़ को जो रूम मिलता है, जो एक्सपोजर मिलता है, उस हवाले से वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके सक्सेसफुली आगे जा सकते हैं। तो ये एक प्रीरेक होती है जो इन्होंने अचीव कर ली थी, जिसके हवाले से इन्होंने पहले से भी अनाउंसमेंट की थी सितंबर 2024 में। तो अब जो एक्सपोर्ट इन्होंने किया है इसकी जो वैल्यू बनती है वो 560,000 यूरो बनती है, ये जो फर्स्ट इनकी एक्सपोर्ट है। ऑफ विच वी हैड प्रीवियसली रिसीव्ड एन एडवांस पेमेंट ऑफ 200,000। तो 5,60,000 यूरो में से 2 लाख का जो है उन्होंने एडवांस हासिल कर लिया था और बाकी जो है अब वो उनको मिलेगा।
वी हैव रिसीव्ड द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 360,000। तो अब जो बाकी यानी कि 2 लाख इनको पहले मिल गया था और 3,60,000 अभी मिल गया, तो टोटल जितनी इसकी मालियत थी इस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट की, जो फर्स्ट एक्सपोर्ट थी 5,60,000 यूरो, ये सारी की सारी इनको मिल गई है। Overall, the company is eyeing a total export value of at least 8 million euros to 10 million euros annually to the MENA region, to the international market, and a similar amount to other international market, including North America. तो अब ये पहली एक्सपोर्ट के बाद इनके हाथ खुल गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो इनका टारगेट है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। और ना सिर्फ ये कि मीना रीजन बल्कि जो दीगर इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसके अंदर भी, जिसमें नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है, वहाँ पर भी अपनी एक्सपोर्ट्स को करके ये जो 10 मिलियन यूरो का टारगेट है उस तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस और ख़ास तौर पे जो इनकी एपीआईज़ हैं, जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, उसको जब एफडीए की अप्रूवल भी मिल गई है तो उसके बाद इनके लिए जो इंटरनेशनल मार्केट है वो ज़्यादा एक इनकी रसाई में आ गई है, और वहाँ पर पेनिट्रेट करना, वहाँ पर जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ प्राइस के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर और अपनी जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उसके ऊपर बेहतर तौर पर कम्पीट करना इनके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो पीएसओ यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड के हवाले से है, और ये जो कंपनी है इसने भी काफ़ी अच्छी और मुस्बत खबरें शेयर की हैं इस अनाउंसमेंट में। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो एक दौरा किया अज़रबैजान का, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वहाँ पर बहुत सारे जो बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, जो एमओयूज़ थे, उसके हवाले से बात हुई थी। तो अब उस हवाले से जो इन्होंने 4 अनाउंसमेंट्स की हैं, उसमें एक जॉइंट ट्रेडिंग कंपनी के हवाले से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हुआ है। तो उसकी डिटेल्स इन्होंने बताई हैं कि पीएसओ एंड स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अज़रबैजान रिपब्लिक, जिसको सोकार बोलते हैं, has signed a memorandum of understanding today in Baku, Azerbaijan, for the establishment of a joint trading company (JTC) at Singapore that will secure Pakistan energy supply chain while taking advantage of market opportunities। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी सोकार के लिए और पीएसओ के लिए, पाकिस्तान के लिए यानी। और ये जो जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके तहत ये अपनी जो दोनों कंपनीज़ की एक सिनर्जी बनेगी, उसकी बेसिस पे दोनों को फ़ायदा हो रहा होगा। फिर उन्होंने जो सेकंड अनाउंसमेंट इसमें की है वो है एमओयू ऑफ एफडब्ल्यूओ पाइपलाइन। तो इसकी डिटेल ये है कि एन एमओयू हैज़ बीन साइंड इन बाकू अज़रबैजान बिटवीन पीएसओ, एफडब्ल्यूओ and other partners, wherein SOCAR is invited as a potential equity partner. The aim is to connect the north of the country with pipeline infrastructure. Currently, less than a third of all oil movement is through pipelines in Pakistan, presenting an opportunity to expand the pipeline network. तो पाइपलाइन नेटवर्क को एक्सपेंड करना ये ज़रूरत भी है और इसका पोटेंशियल भी मौजूद है। तो उस हवाले से जो एफ डब्ल्यू ओ है हमारा, और साथ साथ उसमें पी एस ओ भी बेनिफिशरी है, और फिर इसमें वो सोकार यानी अज़रबैजान की जो कंपनी है, तो इन्होंने एक एमओयू साइन किया जिसमें सोकार का जो रोल होगा वो एज एन इक्विटी पार्टनर होगा। तो दिस इज़ अनदर माइलस्टोन जो कि अचीव होगा, और इसका ओवरऑल जो ये जो पाइपलाइन जितनी ज़्यादा वसी होगी और उसके ज़रिए उसको जो जितना इसमें इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जाएगा, उतना ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे होंगे रिगार्डिंग दिस गैस पाइपलाइन। उसके बाद जो तीसरी अनाउंसमेंट है वो ट्राईपार्टाइट एमओयू बिटवीन पीएसओ, पीआरएल एंड सोकार। तो इसमें 3 पार्टियां हैं, यानी कि पीएसओ है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, और अज़रबैजान की जो कंपनी है सोकार वो है। और इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स ये बताई हैं कि पीएसओ, पीआरएल एंड सोकार हैव साइंड एन एमओयू इन बाकू अज़रबैजान to set out the basic principle with respect to the area of cooperation concerning project management, consultancy support, and technical services in refinery modernization, as well as new initiative covering expertise and knowledge related to feasibility study and scope definition, technical advisory matters, risk assessment and mitigation, and procurement and contracting support। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि रिफाइनरी से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज़ हैं सोकार की उसको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा, और पीआरएल भी इसमें स्टेक होल्डर है। तो इसमें जो मॉडर्नाइजेशन होगी और फिर उनकी जो टेक्निकल सर्विसेज होंगी उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो इसकी बेसिस पे जो हमारी जो पीआरएल है उसकी जो रिफाइनरी जो प्रोडक्शन है, जो उनकी रिफाइनरी की जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको भी बेहतर किया जा सकेगा। फिर जो अगली इनकी चौथी अनाउंसमेंट है इस सिलसिले में, वो एस पी ए बिटवीन पी एस ओ एंड सोकार लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। फर्दर टू आवर लेटर, जो इन्होंने पहले एक लेटर अनाउंस किया था जिसके हवाले से डिटेल्स भी शेयर की गई थी कि जो एस पी है बिटवीन पी एस ओ एंड सोकार अंडर G2G एग्रीमेंट अरेंजमेंट,
वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन साइन टुडे इन बाकू। तो ये एक पहले से डेवलपमेंट थी जो इन्होंने शेयर की थी, तो उस हवाले से जो फर्दर फॉर्मेलिटीज़ हैं डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हवाले से एग्रीमेंट है वो भी साइन कर लिया गया। तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दौरा था अज़रबैजान का, तो उसमें जो भी डिस्कशंस हुई थी बाहमी ट्रेड के हवाले से या एक टेक्निकल लेवल के ऊपर, जो उनकी कंपनी है सोकार उसकी और जो पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं पीएसओ, पीआरएल, एफडब्ल्यू, उस हवाले से, तो उस हवाले से ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मुख्तलिफ साइन किए गए हैं, तो इट मीन्स के जो भी वहाँ पर डिस्कशंस हुई हैं अब वो फ्रूटफुल होती जा रही हैं और उस बेसिस पे एक सिनर्जी क्रिएट हो रही है और वी होप कि इसकी बेसिस पे दोनों ममालिक के दरमियान इस जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है और इससे रिलेटेड जो दीगर सेक्टर्स हैं, रिफाइनरी सेक्टर है, उसके अंदर भी ये एक विन विन सिचुएशन पैदा होगी फॉर बोथ कंट्रीज़ एंड द कंपनीज ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर है वो भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से है। ओजीडीसी ने अनाउंसमेंट की है और अनदर पॉजिटिव न्यूज़ रिगार्डिंग देयर एक्सप्लोरेशंस, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर ईएनपी सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो अपनी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के हवाले से मुस्बत खबरें देती रहती हैं। तो ओजीडीसी ने बताया है कि दे हैव डन अनाउंस्ड अ सक्सेसफुल प्रोडक्शन कमेंसमेंट फ्रॉम उश 36 डेवलपमेंट वेल यूटिलाइजिंग इन हाउस एक्सपर्टीज़। तो ये एक और जो उश 36 के नाम से डेवलपमेंट वेल है वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो इन्होंने शुरू कर दिया है और इसकी फर्दर डिटेल्स उन्होंने दी हैं कि इसको उन्होंने 1272 मीटर तक ड्रिल किया था और इसकी फर्दर डिटेल्स उन्होंने बताई हैं कि यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो भी 7.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे है, विच इज़ वेरी गुड। एंड इन्होंने ये बताया कि फॉलोइंग द इंस्टॉलेशन ऑफ 8 इंच 1 किलोमीटर फ्लो लाइन द वेल हैज़ बीन कनेक्टेड टू OGDCL उच्च गैस प्रोसेसिंग प्लांट। तो ना सिर्फ ये कि वहाँ से इनको एक अच्छे प्रेशर के साथ गैस मिल रही है, बल्कि उस गैस को इन्होंने जो OGDCL का प्रोसेसिंग प्लांट है उसके साथ भी कनेक्ट कर दिया है 1 किलोमीटर की फ्लो लाइन बिछा के, और इस गैस को फिर उच्च पावर लिमिटेड को सप्लाई किया जा रहा है सब्सिक्वेंटली। तो ये एक एंड टू एंड कंप्लीट यानी कि सक्सेसफुल ये एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है जो कि यहाँ से इनको मिली है। As the operator of the Ush Development and Production Lease with 100% working interest, OGDCL holds a strategic position in Dera Bukti district of Balochistan। तो ये जो वेल है इसके अंदर 100% जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो OGDC का है, यानी इसमें जो कोई और कंपनी या कोई और शराकतदार इनके साथ नहीं है। अब इन्होंने एक और अनाउंसमेंट की थी कि वी आर प्लीज टू अनाउंस द गैस एंड कंडेंसेट, यानी गैस और ख़ाम तेल के हवाले से जो इन्होंने एक डिस्कवरी की है वज़ीरिस्तान ब्लॉक के अंदर इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी के। तो ये जो डिस्कवरी है इसके हवाले से इन्होंने बताया कि ये एक जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर OGDC का जो स्टेक है वो 35% है, मारी एनर्जीज लिमिटेड 55%, ओरिएंट पेट्रोलियम का 10%। तो दैट्स अनदर गुड न्यूज़। और इसके अंदर मारी का भी एक बड़ा स्टेक है, मारी के लिए भी पॉजिटिव खबर है, OGDC के लिए भी पॉजिटिव खबर है और ओवरऑल मुल्क के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि वज़ीरिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं वहाँ पर और जो बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर ब्लॉक्स हैं उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन इस तरह की अच्छी खबरें एक्सप्लोरेशन के हवाले से, सक्सेसफुल ड्रिलिंग के हवाले से ये मुख्तलिफ कंपनीज शेयर करती आ रही हैं। अब जो अगली खबर है वो MFL यानी मेटको फूड लिमिटेड के हवाले से है। फूड सेक्टर की इस कंपनी ने भी एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ दी है कि दिस कंपनी हैज़ इंटर्ड इनटू अ 750 मिलियन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद बैंक अल फलाह, वन ऑफ द पाकिस्तान प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इनको जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए थी किसी बैंक के साथ, उस हवाले से इन्होंने बैंक अल फलाह के साथ शराकतदारी की है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो मेटको फूड्स की जो कॉर्न स्टार्च प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो करंट इनकी जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी, क्योंकि कस्टमर बेस इनकी काफ़ी डाइवर्स है। तो अब ये इन्होंने डिटेल्स दी हैं 750 मिलियन रुपीज़ की जो इन्होंने फाइनेंसिंग एग्रीमेंट किया है बैंक अल फलाह के साथ कि उसकी मोडालिटीज़ क्या होंगी। तो उस हवाले से इन्होंने मेंशन किया है कि दिस इन्वेस्टमेंट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग मेटको फूड्स एग्जिस्टिंग कॉर्न स्टार्च फैसिलिटी लोकेटेड इन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फैसलाबाद में, वहाँ पर जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कॉर्न स्टार्च के हवाले से उसको एक्सपेंड किया जाएगा। एंड फैसिलिटी ऑपरेशनल सिंस अगस्त 2022 हैज़ बीन पिवटल इन सप्लाइंग हाई क्वालिटी कॉर्न स्टार्च टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो अब ये जो फंड्स इनको मिल रहे हैं 750 मिलियन के, ये यूज़ करेंगे टू एनेबल द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 200 टन्स पर डे टू 300 टन्स पर डे। तो एक सिग्निफिकेंट यानी 50% की इंक्रीज़ करेंगे ये अपनी डेली जो कैपेसिटी है उसके अंदर,
और साथ साथ जो कुछ फंड इसमें से ये फाइनेंसिंग के जो ले रहे हैं इस एग्रीमेंट के तहत, उसको यूज़ करेंगे टू रीपे द शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इससे इनको फ़ायदा ये होगा कि ये एक जो इनके शॉर्ट टर्म के अंदर जो लाइबिलिटीज़ हैं पेमेंट्स के हवाले से, उस हवाले से भी इनको फ़ायदा हो जाएगा। और साथ साथ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उस हवाले से भी इनको फाइनेंसिंग जो है वो मिल जाएगी। तो इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इन्होंने जो मोडालिटीज़ तय की हैं बैंक अल-फलाह के साथ, के उसमें ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि ये जो फाइनेंसिंग है इसको कन्वर्ट कर दिया जाए इक्विटी के अंदर, यानी ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। और वो जो कन्वर्जन होगी वो इसकी जो सब्सिडरी होगी मेटको फूड की, उस जो कि इस कॉर्न स्टार डिवीजन के हवाले से है, उसमें की जाएगी। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ होगी कि इन केस अगर इसको ये फाइनेंसिंग को ये इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अपनी एक नई सब्सिडरी के अंदर, तो उस केस में इनको डायरेक्टली कैश की मद में वापस पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इक्विटी के अंदर वो एक शराकतदार बन जाएगा बैंक अल्पलाइन के साथ। अब कुछ मिसलेनियस खबरें देख लेते हैं। उसमें जो पहली खबर है वो पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से है, और इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके अंदर गई है विद इलेक्ट्रोलक्स एबी, ग्लोबल लीडर इन मल्टी कैटेगरी होम अप्लायंसेस। तो चूंकि ये खुद भी होम अप्लायंसेस में है, तो होम अप्लायंसेस के हवाले से इलेक्ट्रोलक्स एबी एक बड़ा नाम है, उसके साथ ये एक पार्टनरशिप में गए हैं। तो इस कोलैबोरेशन का मकसद ये है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की जा सके यूजिंग द टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ बोथ द कंपनीज़, और एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों कंपनीज़ के लिए, और उसकी बेसिस पे ये अपने बिज़नेस को मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसकी फ़र्दर जो डिटेल्स हैं वो आने वाले वक्त में देखनी होंगी कि ये जो जो इनकी पार्टनरशिप है इसकी क्या मुज़मरात होंगे, और उसकी बेसिस पे ये कौन कौन सी मतलब एक तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ तो हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर पेनिट्रेशन के हवाले से, उसमें ग्रोथ के हवाले से, और फर्दर उसमें अपनी जगह बनाने के हवाले से किस तरह ये फ़ायदा उठा सकते हैं थ्रू दिस जॉइंट वेंचर और थ्रू दिस पार्टनरशिप विद इलेक्ट्रोलक्स एबी। अब जो दूसरी खबर है इसमें वो बैंक इस्लामी के हवाले से, बीआईपीएल के हवाले से, और वैसे बहुत सारी कम जो हमारी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज यानी बैंक्स हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से खबरें दी हैं कि वो एक्सचेंज कंपनीज बना रहे हैं। बल्कि कुछ बैंक्स ने तो ऑलरेडी जो उन्होंने एक्सचेंज कंपनीज बनाई थी एज देयर होली ऑन सब्सिडरीज, तो उनको स्टार्ट भी कर दिया, फंक्शनल भी कर दिया है कुछ रीजन्स के अंदर। तो अब बैंक इस्लामी ने भी अनाउंस किया है कि 1.2 बिलियन रुपीज़ के पेड अप इनिशियल जो पेड अप कैपिटल है उसके साथ ये एक होली ऑन सब्सिडरी की सूरत में एक एक्सचेंज कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो एक्सचेंज के हवाले से मुख्तलिफ बैंक्स ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं। तो दिस इज़ नीड ऑफ द डे, क्योंकि जो एक्सचेंज का बिज़नेस है ये भी एक बड़ा बिज़नेस है, और इसका जो फ़ायदा है वो भी अब बैंक्स उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। तो उस सिलसिले में अब बैंक इस्लामी भी इसमें कूद पड़ा है, तो वी होप कि इट विल बी अ पॉजिटिव स्टेप, और इसका फ़ायदा इन लॉन्ग टर्म इस बैंक को भी होगा। फिर जो अगली खबर है वो हबको के हवाले से मुस्बत खबर है। बीवाईडी के साथ जो इनकी ईवीज़ के हवाले से शराकतदारी है, उसके हवाले से ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर डिटेल्स आपका शेयर की गई हैं। तो उस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट हुई है कि जो डिलीवरी है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर दी गई है बीवाईडी की तरफ से ईवीज़ की पाकिस्तान के अंदर थ्रू इट्स लोकल पार्टनर विच इज़ मेगा मोटर कंपनी, अ सब्सिडरी ऑफ हब पावर कंपनी। तो पहले बैच के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो जो विदिन जो पहले 48 घंटे उसमें 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं। तो फिर उसके बाद मज़ीद गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर सप्लाई शुरू हो जाएगी, और इस्लामाबाद, लाहौर और कुछ रीजन्स हैं जिसमें इनिशियली ये गाड़ियाँ जो भी कस्टमर्स हैं उनको दी जाएंगी। एंड सब्सिक्वेंटली वी होप के आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये एक मेजर ये जो डेवलपमेंट है इस हवाले से मज़ीद खबरें आएंगी, और बड़े पैमाने पर फिर गाड़ियों की जो डिलीवरी है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में स्टार्ट की कर दी जाएगी बीवाईडी की तरफ से यूजिंग इट्स लोकल पार्टनर विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ हबको। अब इसके बाद अगर रिजर्व्स की सूरत हाल देखें तो जो लेटेस्ट नंबर है वो 21 फरवरी का है, जिसमें हमारे जो क्यूमुलेटिव रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के, उसमें माइनर सा डिक्लाइन है। 15.95 से कम होकर 15.93 बिलियन से हमारे रिजर्व रह गए हैं। लेकिन जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उसमें कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स के उसमें कुछ कमी हुई है। तो क्यूमुलेटिव नंबर जो है वहाँ पर आपको कमी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन स्टेट बैंक के जो अपने रिजर्व्स हैं उसमें माइनर सा इजाफा हुआ है
बिकॉज ऑफ बेटर रेमिटेंसेस एंड हायर एक्सपोर्ट्स। क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल एंड डेट रीपेमेंट्स हैं वो तो उसकी जो ऑब्लिगेशंस है वो तो वक्तन फ़वक्तन पूरी करनी ही होती हैं एज़ पर द शेड्यूल। लेकिन साथ साथ चूँकि हमारे रेमिटेंसेस के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, और जो इंपोर्ट्स हैं उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो रही हैं, तो उस बेसिस पे भी ऐसा काफ़ी हद तक जो ये रीपेमेंट्स या प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट्स है उसकी वजह से जो एक डिक्लाइन आता है रिजर्व में उसको काफ़ी हद तक कोप अप किया जा रहा है इस तरीके से भी। बहरहाल आईएमएफ की तरफ से अब फर्स्ट जो 15 डेज़ हैं इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि उसका वक्त भी आएगा रिव्यू के हवाले से। तो अब वो रिव्यू होगा, तो जो ऑलरेडी हम एक एग्रीमेंट में हैं आईएमएफ के साथ उस सिलसिले में जो पिछली किस्त तो हमें मिल चुकी है, तो अब मज़ीद अगर उसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो वो एक मेजर रोल प्ले करेगा टू बूस्ट ओवर रिजर्व्स। अब अगर यूएसटी के मुकाबले में पीकेआर की मूवमेंट देखें तो इस हफ्ते के दौरान भी रुपए की कदर कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और 279 रुपये 67 पैसे पे क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। और इस वीक के दौरान आप देख सकते हैं कि थर्सडे को 279 रुपये 72 पैसे पे चला गया था डॉलर। तो ये अब तक का हाईएस्ट नज़र आ रहा है इस पूरे वीक, पूरे मंथ का अगर आप नंबर्स देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि रुपए की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली है 27 फरवरी को। तो ओवरऑल देखा जाए तो 279 के बीच में ही रहा है, यानी पैसा के अंदर ही फ़र्क आया है पूरे महीने के दौरान। लेकिन ग्राफ की अगर आप डायरेक्शन देखें तो वी कैन क्लियरली सी के रुपया डॉलर के मुकाबले मुसलसल गिर रहा है, आल्दो के बहुत ज़्यादा धड़ाम से नहीं गिर रहा, थोड़ी थोड़ी कदर कम हो रही है, लेकिन बज़ाहिर यूँ लगता है कि अगर ये रुझान जारी रहता है तो कुछ ही अरसे में प्रोबेबली डॉलर 280 को क्रॉस कर जाएगा। अब इसके बाद आखिर में हम देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में ओवरऑल क्या सूरत हाल रही इस पूरे हफ्ते के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 तारीख को यानी मंडे को हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आई, और तकरीबन 1,12,680 के करीब ओपनिंग हुई थी और जो क्लोजिंग हुई वो 1,14,000 से ऊपर हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर जो सब्सिक्वेंट जो 4 दिन हैं उन चारों दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हमें रेड कैंडल देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर रहा, और मार्केट ने जो अच्छे खासे पॉइंट्स गेन किए थे 24 को उसमें से बड़ा एक जो नंबर है वो उसने वापस लूज़ कर दिया, और जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को वो 1,13,000 पे हुई है। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो पूरे हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट के अंदर KSE 100 इंडेक्स में फिर भी जो नंबर्स हैं उसमें एडिशन ही हुई है, लेकिन जो ट्रेंड है वो मुसलसल शॉर्ट टर्म के अंदर देखें तो वापस नेगेटिव हो गया है। आल दो के लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी एक कंसोलिडेशन की सिचुएशन है, साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है एक लंबे अरसे से। और वॉल्यूम्स देखें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस दफ़ा वॉल्यूम्स भी कुछ कम रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन दिसंबर से लेके अब तक मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर है और एक इनडिसाइसिव सिचुएशन के अंदर है। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट अभी भी 1,10,000 से ऊपर ही ट्रेड हो रही है एक काफ़ी अरसे से। बीच में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ज़रूर 1,10,000 1,09,000 के करीब आई थी, लेकिन स्टिल इस पूरे एरिया के अंदर आप देख सकते हैं और इस पूरे टाइम जोन के अंदर के दिसंबर से लेके अब तक मार्केट ने यहाँ पर 1,10,000 के आसपास ही मूवमेंट दिखाई है, इसको इस जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि बावजूद इसके कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जब जब से मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गई थी तो बहुत सारे लोगों के नज़दीक यही था कि शायद यहाँ से एक बड़ी जो है हमें एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट काफ़ी नीचे आएगी, बहुत बड़ी करेक्शन आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और माइनर करेक्शन ज़रूर आई और एक साइडवेज मूवमेंट भी ज़रूर हमें देखने को मिली। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर जो जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो अभी भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा कोई इतनी बड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली। अब इस वक्त चूँकि रिज़ल्ट्स का सीज़न है, बहुत सारी कंपनीज़ के डिविडेंड्स भी आ रहे हैं और ख़ास तौर पे दिसंबर रिज़ल्ट्स को लेके देखें तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर को देखें तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने भी अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। इसी तरह पावर सेक्टर में से भी कुछ कंपनीज़ ने अनएक्सपेक्टेड अच्छे डिविडेंड अनाउंस किए हैं। बावजूद इसके कि पावर सेक्टर की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रिवाइज़ की गई हैं।
जो बिजली के हवाले से इनके जो एग्रीमेंट्स है आईपीपीज़ के, साथ साथ कुछ कंपनीज़ के एग्रीमेंट्स टर्मिनेट भी हो गए हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर रिजल्ट के साथ जो डिविडेंड्स हैं मेजॉरिटी कंपनीज़ के केस में वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो वो भी एक फिगर पॉइंट है। और दूसरी तरफ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर आल्दो के एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली पिछले साल के दौरान, लेकिन फिर भी अभी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिस्काउंट पे मिल रही हैं, तो उस उनके अंदर अभी भी गुंजाइश मौजूद है। तो अब आने वाले दिनों में आईएमएफ के हवाले से अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी कोई मेजर इंस्टेबिलिटी नहीं आती, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी अगर मुस्तहकम रहती है, तो देर इज़ गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर के मार्केट यहाँ से ऊपर मज़ीद जा सकती है और इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन मज़ीद लेती भी है, तो दैट विल आल्सो एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बहरहाल इस हवाले से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं पिछले कुछ अरसे में, और आने वाले दिनों में भी इस हवाले से वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियोज़ के लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं और आपको आइडिया होगा कि कितने अच्छे डिविडेंड्स और कितने अच्छे रिज़ल्ट्स रिसेंट पास्ट के अंदर अनाउंस किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।